नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, मोदी सरकार के खिलाफ दक्षिण से एक जोरदार तूफान के आने के संकेत आज मिले। सियासत में आने वाले इस बड़े तूफान को इस वक्त भले ही बीजेपी हल्का समझकर नजरअंदाज कर रही है, लेकिन आज चेन्नई में जो नजारा देखने को मिला उससे समझ आ रहा है कि तीसरा कार्यकाल पूरा करने में मोदी के पसीने छूट सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू के कारण केंद्र में सरकार अभी संभली हुई है, लेकिन अगर कहीं टीडीपी ने अपना हाथ खींच लिया तो फिर बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा। दोस्तों, मोदी सरकार के अस्थिर होने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज चेन्नई में एमके स्टालिन की अध्यक्षता में परिसीमन यानी डिलिमिटेशन को लेकर हुई बैठक में विपक्ष ने नए सिरे से अपनी ताकत दिखाई। संयुक्त कार्रवाई समिति की आज की पहली बैठक में केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पंजाब के राजनीतिक दलों ने शिरकत ली। वहीं झारखंड से हेमंत सोरेन ने भी अपना समर्थन इस बैठक को दिया। इस बैठक में फेयर डिलिमिटेशन और टैगलाइन, इसी की टैगलाइन को देते हुए स्टालिन ने कहा है कि विपक्ष परिसीमन के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक अनुचित फॉर्मूले के खिलाफ है जो उन राज्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है। स्टालिन ने यह भी कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस आश्वासन पर संदेह जताया जाता है कि आगामी परिसीमन या डिलिमिटेशन के कारण दक्षिण भारतीय राज्य संसदीय सीटें नहीं खोएंगे। उन्होंने इस टिप्पणी को अस्पष्ट यानी कि अनक्लियर बताया और स्टालिन ने चेतावनी भी दी कि राज्यों को मणिपुर जैसा हश्र होने से बचाने के लिए प्रतिनिधित्व की लड़ाई महत्वपूर्ण है। स्टालिन ने यह भी कहा है कि अधिकार स्थापित करने के लिए निरंतर कार्रवाई बहुत जरूरी है। आपको बता दूं दोस्तों कि इस बैठक में गैर बीजेपी दल को इकट्ठा होना था और वो सारे दल इकट्ठा हुए ही, लेकिन इसमें बहुत सारे दल इंडिया गठबंधन के साथ पहले से ही थे और जो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं थे वो भी आज इकट्ठा हुए। लेकिन आज जिस तरह मतभेदों को भुलाकर जगनमोहन रेड्डी, केटीआर, नवीन पटनायक या पिनराई विजयन जैसे नेता भी एमके स्टालिन के कहने पर चेन्नई आए और इस बैठक में हिस्सा लिया, उससे पता चलता है कि अब बीजेपी देश में पूरी तरह अकेली पड़ चुकी है। इस समिति की अगली बैठक अब हैदराबाद में होगी। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने क्या कुछ बताया है इस मसले पे, आइए जरा सुन लीजिए। रेवंत रेड्डी को कांग्रेस की सरकार है तेलंगाना में, और सबसे बड़ी बात कि तेलंगाना में इससे पहले जिनकी सरकार थी यानी बीआरएस की सरकार, उनके नुमाइंदे भी उनका प्रतिनिधित्व करते हुए केसीआर के बेटे यानी के चंद्रशेखर राव के बेटे केटीआर वहां मौजूद थे। सुनिए जरा रेवंत रेड्डी क्या कह रहे हैं इस मसले पे। Mr. M.K. Stalin is one of the good movement for South Indians. So definitely we will take up this issue up to Delhi level. You are also requested to have the second meeting back in Hyderabad, sir. Yes, our yes, CM has also agreed to it. What yes. We are going to organize a closed door meeting as well public meeting. So this is the public issue. We wanted to create an awareness in the public. Sir, Hyderabad में सब एक प्रोग्राम तो सुन रहे थे आप यहां रेवंत रेड्डी को, और बीजेपी ये मानकर चल रही है कि विपक्ष की एकता से उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जब इन दलों की एकता के बाद चंद्रबाबू नायडू भी दबाव में आएंगे तब मोदी क्या करेंगे ये देखना होगा। वैसे मोदी के लिए मणिपुर भी अब तक घेरेबंदी का सबब बना हुआ है। स्टालिन कह रहे हैं कि मणिपुर जैसा हश्र अपना नहीं होने देंगे, यानी तमिलनाडु का हश्र मणिपुर जैसा नहीं होने देंगे। उधर आज सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों की एक प्रतिनिधि मंडल मणिपुर पहुंचा, तो अब सवाल मोदी से हो रहा है कि वो कब जाएंगे, प्रधानमंत्री जी मणिपुर कब जाएंगे। अब तो सुप्रीम कोर्ट का प्रतिनिधिमंडल, 6 जजों का प्रतिनिधिमंडल भी मणिपुर पहुंच गया है। जस्टिस बीआर गवई के नेतृत्व में जो दल गया है उस दल से मणिपुर में न्याय की आवाज को और बल मिला है। इधर बीजेपी के खिलाफ घेराबंदी जो है वो तेज हो रही है, और उधर बीजेपी अब भी राहुल गांधी पर ही सवाल उठा रही है। राहुल गांधी की जाति जनगणना की मांग और मेरिट के सवाल उठाने से बीजेपी काफी विचलित दिख रही है। आज रविशंकर प्रसाद ने, जी हां, रविशंकर प्रसाद को अच्छी तरह से आप जानते हैं, रविशंकर प्रसाद ने इस बारे में तंज कसते हुए कहा है कि राहुल गांधी बताएं कि वे किस मेरिट के तहत नेता प्रतिपक्ष बने हैं। इस तरह के बयानों से दोस्तों बीजेपी की खींच और बहुत ज्यादा कहें तो बढ़ जाती, काफी हद तक बढ़ जाती है, खींच बढ़ती हुई दिखाई देती है, और साफ साफ नजर आता है कि वो उसके अंदर अब हार नजर आ रही है।
वैसे आज बिहार दिवस पर जैसे बीजेपी स्कोर बढ़ाने में लगी है, उसमें दिख रहा है कि जाति के सवाल पर बिहार चुनाव में बीजेपी घिर सकती है। इधर बीजेपी अध्यक्ष के नाम पर भी बीजेपी फंसी हुई है। आज बेंगलुरु में आरएसएस से भी इस बारे में सवाल हुए, जिस पर आरएसएस के संयुक्त महासचिव अरुण कुमार ने कहा है कि हम इस बारे में यानी बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, इस पर भी चिंतन मंथन करेंगे। जरा सुन लीजिए अरुण कुमार क्या कह रहे हैं, संयुक्त सचिव आरएसएस के, सुनिए जरा। संघ के स्वयंसेवक 32 से ज्यादा संगठनों में काम करते हैं। हर संगठन जो है वो स्वतंत्र है, स्वायत्त है। हर संगठन की अपनी एक निर्णय प्रक्रिया है। हर संगठन के अंदर उनके यहाँ सदस्यता होती है, उनके यहाँ निर्वाचन होते हैं, नीचे की इकाई पर होते हैं, मंडल जिला होते हैं, वो सब उनकी प्रक्रिया चलती है। और अध्यक्ष के चुनाव के लिए कोई समन्वय बैठक होती नहीं है। और बाकी मीडिया में क्या चलता है, तो मीडिया को 24/7 एक्टिव रहना है, तो उनको कुछ न्यूज चाहिए। और न्यूज क्या है वो आपको भी मालूम है सारे उसमें से। मीडिया की बात कर रहे हैं। मीडिया को आखिर संघ कहे ऐसी बात या बीजेपी ऐसी बात कहे, मीडिया जिस मीडिया को उन्होंने गोदी मीडिया बना दिया तो फिर कहना ही क्या। खैर, आरएसएस बीजेपी का बचाव नहीं कर पा रहा है और न ही उससे जुड़े हुए फैसले खुलकर वो ले पा रहा है, यानी अंदर खाने कोई गड़बड़ हो चुकी है ऐसा लग रहा है। वहीं आज दक्षिण भारत से जो मोदी के खिलाफ आवाज उठी है, उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। क्या मोदी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? क्या मोदी को उखाड़ फेंकने का ऐलान आज जो हुआ है उधर दक्षिण से, उसकी गूंज उत्तर तक सुनाई देगी? नायडू और नीतीश क्या साथ देंगे नरेंद्र मोदी का आने वाले वक्त में? दक्षिण में जो हो गई है बड़ी बैठक, उससे लेकर उधर मणिपुर तक और आरएसएस की बैठक तक, तमाम बातें, तमाम सवाल, उन सवालों का जवाब आज ढूंढने की कोशिश करेंगे हम इस चर्चा में। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय